वेलकम बच्चों, मैं आर के सिंह ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। और आज हम लोग देखेंगे क्लास 9th की वर्कशीट नंबर 42 जो न्यायपालिका टॉपिक से संबंधित है। बच्चों, हमने इससे पिछले दो वर्कशीट में कार्यपालिका और विधायिका के बारे में जाना था और इस वर्कशीट में हम जानेंगे सरकार के तीसरा प्रमुख अंग न्यायपालिका के बारे में। तो आइए देखते हैं इसमें किस रूप में लिखा हुआ है। न्यायपालिका का मतलब आप जानते हैं, जो न्याय से संबंधित है, अदालतों से संबंधित है। तो देखते हैं हमारे देश में विभिन्न स्तरों पर मौजूद अदालतों को सामूहिक रूप से न्यायपालिका कहा जाता है। पहले लाइन में ही परिभाषा लिखी हुई है। न्यायपालिका में सर्वोच्च न्यायालय, राज्यों के उच्च न्यायालय, जिला न्यायालय और स्थानीय स्तर के न्यायालय सम्मिलित होते हैं। देश में एकीकृत न्यायपालिका है, जिसका मतलब देश के सभी अदालतों को सर्वोच्च न्यायालय का फैसला माना होता है। यानी सर्वोच्च न्यायालय सबसे बड़ा न्यायालय है और बाकी सारे न्यायालय उसके अधीन होते हैं। सर्वोच्च न्यायालय का मुख्यालय दिल्ली में है। ठीक है। अब भारत के सर्वोच्च न्यायालय इनमें से किसी भी विवाद पर सुनवाई कर सकता है। देखिए, इन विवादों पर वो सुनवाई कर सकता है। किन किन में? देश के नागरिकों के बीच का विवाद और नागरिकों और सरकार के बीच का विवाद। मान लो सरकार और नागरिक के बीच में कोई विवाद है तो उसकी भी सुनवाई कर सकता है। नागरिकों का आपसी विवाद है तो वो भी डायरेक्ट तो बहुत सारे मामलों में नहीं करता, लेकिन उस अपीली अधिकार के रूप में इसको सुनवाई कर सकता है। दो या दो से अधिक राज्यों के सरकारों के बीच विवाद, अगर दो राज्य सरकार पंजाब और हरियाणा के बीच में मान लो नदी के जल को लेकर विवाद है तो उसकी सुनवाई सुप्रीम कोर्ट कर सकता है। केंद्र और राज्य सरकारों के विवाद, किसी राज्य का केंद्र से कोई शिकायत है अधिकारों को लेकर के तो उसे भी सुप्रीम कोर्ट में जा सकता है, वहां पर सुनवाई होगी। या फौजदारी और दीवानी मामलों में अपील के लिए सर्वोच्च संस्था है, इससे बड़ी अब कोई संस्था नहीं है। तो फौजदारी या दीवानी कोई मामला है तो वो भी सुनवाई कर सकता है। यह उच्च न्यायालय के फैसले के खिलाफ भी सुनवाई कर सकता है। ठीक है। कुछ न्यायालय मान लो कोई डिसीजन है तो उसके खिलाफ भी वहां पर सुनवाई हो सकती है कि उसने की प्रॉपर तरीके से सुनवाई हुई है या नहीं हुई है। वहीं सर्वोच्च न्यायालय खुद की भी रिव्यू कर सकता है। खुद का कोई डिसीजन दिया है और उसको लगता है कि बाद में कोई साक्ष्य आ गए हैं तो उसे खुद अपनी डिसीजन को देख सकता है, सुनवाई करके रिव्यू कर सकता है। ठीक है। आइए देखते हैं, अगला टॉपिक है न्यायपालिका की स्वतंत्रता। हमारे देश में स्वतंत्र न्यायपालिका की व्यवस्था की गई है। इसका मतलब ये है कि न्यायपालिका जो सरकार के अन्य दो अंग हैं, कार्यपालिका और विधायिका। हम जानते हैं कि मोस्ट पावरफुल जो काम करने में होती है विधायिका, कानून बनाने का काम है और उसको लागू करने का। तो जनरली ये ज्यादा पावरफुल माने जाते हैं। तो लेकिन न्यायपालिका को हम हमारे देश के संविधान के अनुसार इसे स्वतंत्र रखा गया है ताकि इनके नियंत्रण न हो। यानी न्यायपालिका के को कार्यपालिका और विधायिका के नियंत्रण से मुक्त रखा गया है। इसी वजह से सभी आधुनिक लोकतांत्रिक देशों में अदालतें विधायिका और कार्यपालिका के अधीन नहीं होती। भारत के राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है। अब देखो, राष्ट्रपति नियुक्ति करता है, सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश हैं, अमूमन सर्वोच्च न्यायालय के सबसे वरिष्ठ न्यायाधीश को ही मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया जाता है, जो वरिष्ठ हो। लेकिन कभी कभी मतलब दूसरे को भी नियुक्त किया जा सकता है, राष्ट्रपति को अगर ऐसा लगता है तो, लेकिन जनरली वो वरिष्ठ न्यायाधीश को ही नियुक्त करता है। किसी व्यक्ति को सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय के न्यायाधीश नियुक्त होने के बाद उसे पद से हटाना लगभग असंभव हो जाता है। ये ऐसा इसलिए किया गया है ताकि कोई जो कार्यपालिका या विधायिका का जो सदस्य है वो उसको धमकी ना दे सके कि भाई हमारी फेवर करो नहीं तो हम उससे हटा देंगे। तो इसलिए उसको पद पर नियुक्त होने के बाद हटाना लगभग असंभव है। किसी भी न्यायाधीश को हटाने के लिए संसद के दोनों सदनों में अलग अलग 2/3 बहुमत से विश्वास प्रस्ताव पास करना पड़ता है, जिसे महाभियोग कहते हैं। तो ये प्रक्रिया काफी जटिल और बहुत लंबी होती है और इसमें बहुत सारे लोग शामिल होते हैं, इसीलिए ऐसा करना जनरली संभव नहीं होता है। तो इस तरह से जो न्यायाधीश हैं वो स्वतंत्र रूप से कार्य कर सकते हैं। अगला टॉपिक है भारत न्यायपालिका और भारत का संविधान। अब देखिए, भारत में संविधान के अनुसार शासन पद्धति चलाई जाती है, लेकिन अगर ऐसा चलाया जा रहा है कि नहीं चलाया जा रहा है, संविधान के अनुसार क्या चीज है, संविधान को आखिर में व्याख्या कोई करने वाला होना चाहिए। तो सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय को ही संविधान को व्याख्या करने का अधिकार है। अगर न्यायपालिका को लगता है कि विधायिका कोई कानून या कार्यपालिका की कोई कार्रवाई संविधान के खिलाफ है तो वह केंद्र या राज्य स्तर पर ऐसे कानूनी कार्रवाई को अमान्य घोषित कर सकता है। मान लो केंद्र ने कोई ऐसी कानून बना लिया, किसी राज्य ने एक ऐसी कानून बना ली जो न्यायालय को लगता है, न्यायालय में सुनवाई के लिए, और न्यायालय को लगता है कि ये संविधान के खिलाफ है, नियम मेन जो थीम है संविधान का, जो मूल ढांचा है उसके खिलाफ है, तो वो उसे अमान्य घोषित कर सकता है, तो वो अमान्य हो जाएगा। इस तरह किसी कानून या कार्यपालिका की कार्रवाई को चुनौती मिलती है तो सर्वोच्च न्यायालय उसकी संवैधानिक वैधता तय करता है। वो देखता है कि संविधान के अनुसार है या नहीं है। इसे हम न्यायिक समीक्षा कहते हैं। ठीक है।
सर्वोच्च न्यायालय ने यह फैसला दिया है कि संसद संविधान के मूलभूत सिद्धांतों में बदलाव नहीं कर सकती है। बच्चों ये बहुत आगे चलकर आप पढ़ेंगे कि संसद और न्यायपालिका में एक टकराव की भी स्थिति आई थी, जब संसद में ये कहा गया था कि इसको संविधान के किसी भी प्रावधान को बदलने की क्षमता है। तो वहां पर सुप्रीम कोर्ट का एक बार डिसीजन आया था कि संसद जो है कानून बना सकती है, लेकिन संविधान में भी बदलाव कर सकती है, लेकिन संविधान के मूलभूत ढांचे को बदलाव नहीं कर सकती है। तो इसी तरह से संसद के किसी भी कानून की जब कोर्ट में समीक्षा होती है, देखा जाता है कि संविधान सम्मत है या नहीं है, तो उसको हम न्यायिक समीक्षा कहते हैं। अगला टॉपिक आता है न्यायपालिका और मौलिक अधिकार। बच्चों हम सभी को, भारत के नागरिकों को संविधान के में लिखित रूप से बहुत सारे राजनीतिक, सामान्य और मौलिक अधिकार प्राप्त हैं। उन अधिकारों के जो रक्षक है, एक तरह से कहिए, वो न्यायपालिका ही है। भारतीय न्यायपालिका न्यायालयों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करती है। यानी अगर नागरिकों का उल्लंघन होता है तो वो न्यायालय जा सकते हैं, और न्यायालय ये कोशिश करता है कि उसके अधिकारों को बहाल कराया जाए। हाल के वर्षों में अदालत ने सार्वजनिक हित और मानवाधिकारों के संरक्षण के लिए विभिन्न फैसले के निर्देश दिए हैं। इन्हीं वजहों से न्यायपालिका का विश्वास काफी बढ़ा है। तो मैंने देखती है कि अगर कोई सरकार या कोई संस्था किसी व्यक्ति के अधिकारों का उल्लंघन करे तो वो उसको आदेश दे सकती है, कोर्ट आदेश उसे दे सकता है कि उसे उसके अधिकार बहाल किए जाएं। ठीक है, तो आइए देखते हैं हम प्रश्न उत्तर सेक्शन में की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि किन प्रश्नों के क्या उत्तर होंगे। बच्चों कुछ कमेंट में हमें आया था कि सर आप प्रश्नों के उत्तर बता दिया करिए। बच्चों हमने प्रश्नों के उत्तर तो आप इसी वर्कशीट में ही दिया हुआ है और उसके आधार पर लिख सकते हैं, और फिर भी मैंने इस बार प्रश्नों का एक उत्तर लिख करके पेश कर रहा हूं। लेकिन मैं आपको सलाह दूंगा कि कहीं भी किसी भी चीज से प्रश्नों के उत्तर को डायरेक्ट नहीं लिखें, बल्कि उन प्रश्नों को, उत्तर को पढ़ें और उसे और उसकी खुद से लिखें, उसे समझ करके खुद से लिखें। इससे क्या होगा कि आपको समझने की और लिखने की क्षमता का विकास होगा। ठीक है, तो आइए देखते हैं, एक नजर डालते हैं प्रश्नों पर। न्यायपालिका किसे कहते हैं, इसमें कौन कौन से शामिल होते हैं, ये आपके वर्कशीट में भी लिखा हुआ है। हमारे देश में विभिन्न स्तरों पर मौजूद अदालतों को सामूहिक रूप से न्यायपालिका कहते हैं, और न्यायपालिका में सर्वोच्च न्यायालय, राज्य के उच्च न्यायालय और जिला न्यायालय और स्थानीय स्तर के न्यायालय शामिल होते हैं। ये आपके वर्कशीट में भी दिया हुआ है। दूसरा प्रश्न है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय में किन मामलों की सुनवाई होती है। तो भारत के सर्वोच्च न्यायालय में निम्नलिखित मामलों की सुनवाई होती है: देश के नागरिकों के बीच का विवाद या नागरिकों और सरकारों के बीच का विवाद, दो या दो से अधिक राज्यों के बीच का विवाद, केंद्र और राज्य सरकार के बीच का विवाद, या फौजदारी और दीवानी मामलों के अपील के लिए सर्वोच्च संस्था है कौन, सर्वोच्च न्यायालय। सर्वोच्च न्यायालय उच्च न्यायालय के फैसले के खिलाफ भी सुनवाई कर सकता है। तीसरा प्रश्न देखते हैं, स्वतंत्र न्यायपालिका अपना काम कैसे करती है। देखिए, इसे आप खुद भी लिख सकते हैं। भारत में स्वतंत्र न्यायपालिका की स्थापना की गई। न्यायपालिका विधायिका और कार्यपालिका के अधीन नहीं होती है, बल्कि संविधान के प्रावधानों के अधीन स्वतंत्र रूप से कार्य करती है। भारत के राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है। अमूमन सबसे वरिष्ठ व्यक्ति को ही मुख्य न्यायाधीश नियुक्ति किया जाता है। नियुक्ति के बाद न्यायाधीशों की सेवा शर्तों में बदलाव नहीं किया जा सकता। उन्हें हटाने की प्रक्रिया काफी जटिल है ताकि वे स्वतंत्र रूप से कार्य कर सकें। न्यायाधीशों को संसद के दोनों सदनों में महाभियोग के प्रस्ताव पास होने पर ही हटाया जा सकता है। इस प्रकार न्यायपालिका बिना किसी हस्तक्षेप के स्वतंत्र रूप से कार्य कर पाती है। तो इस तरह से न्यायपालिका स्वतंत्र रूप से कार्य कर पाती है। चौथा प्रश्न देखते हैं, आपके विचार में नागरिकों के अधिकारों की रक्षा के लिए न्यायपालिका क्यों जरूरी है। तो नागरिकों के अधिकारों की रक्षा के लिए न्यायपालिका को होना आवश्यक है, क्योंकि न्यायपालिका संविधान की व्याख्या कर सकती है। अधिकारों के उल्लंघन होने की स्थिति में व्यक्ति न्यायालय में शरण ले सकता है। न्यायपालिका व्यक्ति के अधिकारों के संविधान के अनुसार परिभाषित करती है और देखती है कि वे सभी को प्राप्त हो, और अधिकारों के उल्लंघन की स्थिति में निर्धारित प्रावधान के अनुसार कार्रवाई करने का आदेश भी दे सकती है। तो बच्चों, उम्मीद है आपको ये वर्कशीट समझ में आ गई होगी। तो चलिए कॉपी कलम निकालिए और इस वर्कशीट को पूरा करके अपने सर जी को भेज दीजिए, ताकि वो देख सकें कि आपने कितना कुछ सीखा है। मिलते हैं अगली वर्कशीट में, तब तक के लिए घर पे रहें, खुश रहें। मिलते हैं अगली वर्कशीट में, तब तक के लिए धन्यवाद।